सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस तरह से कंट्रोल करते हैं जिससे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अच्छे से चल सके। जैसे ही हम हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें जो मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो प्रोग्राम रहता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और सारे जो कंप्यूटर हार्डवेयर हैं वो अच्छी तरह से सक्रिय हो जाते हैं जिससे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से चलने लगता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं MS DOS, MS विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर्स को एक या एक से अधिक कोई विशेष कार्य करने की अनुमति देता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज कर यूज कर बनाए जाते हैं। इसमें इंग्लिश भाषा का यूज किया जाता है। ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। इसको यूजर्स आसानी से उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इनके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, व्यापार सॉफ्टवेयर, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, चिकित्सालय सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेस। With the main documents in the whole main merge containing to operate the latter in the processing. And fifth one, saving and exporting the database computer of whole documents in the mail bus system in the help of typing and writing in the personality of the mail bus systems. MS वर्ड में वाटरमार्क के उपयोग एवं इसे कैसे लगाते हैं? कई लोग अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपनी पहचान या कॉपीराइट को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वाटरमार्क एक तरह की डिजिटल सील या मुहर होती है जिसका उपयोग यूजर्स अपने डॉक्यूमेंट एवं अपने फ़ोटो को इंटरनेट पर कॉपी होने से बचाने के लिए करते हैं। इसे कैसे लगाया जाता है वाटरमार्क को? सबसे पहले हम स्टार्ट पर बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करेंगे, फिर एक बॉक्स खुलेगा, उस पर ऑप्शंस रहेंगे, उसमें पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, उसमें वाटरमार्क का ऑप्शन क्लिक करेंगे। वाटरमार्क क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें डिफ़ॉल्ट या अन्य टेक्स्ट लिखे रहेंगे पूर्व से ही। पर अपन को यदि वो करना है कॉन्फिडेंशियल वगैरह तो अपन वो चॉइस कर सकते हैं। अदरवाइज अपन कस्टमाइज बटन पर क्लिक करके अपना जो मन इच्छा अनुसार जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। उसे टेक्स्ट लिखकर उसे अप्लाई करेंगे, फिर अपन ओके कर देंगे। इस तरह से वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है एवं इसे लगाया जाता है। MS वर्ड को चालू कैसे करते हैं और इसमें नया दस्तावेज कैसे बनाते हैं? MS वर्ड, MS ऑफिस ये पैकेज विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। ये पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। MS वर्ड को चालू करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, फिर हमें प्रोग्राम पर क्लिक करना होगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पर क्लिक करना होगा। फिर हमें निम्न स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें हमें ऊपर की ओर एक टैब दिखाई देगा तथा सफ़ेद पेज दस्तावेज टाइप करने के लिए होता है, और एक हमें बंद चालू होने वाली लाइन दिखाई देगी जो टेक्स्ट टाइप कहाँ करना है हमें ये दर्शाता है। FTP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर में फाइलों को इधर उधर करने के लिए किया जाता है। या सीधे शब्दों में कहें तो इसका यूज हम कंप्यूटर में डाटा को शेयर करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सन 1971 में अभय भूषण के द्वारा किया गया तथा दूसरी बार सन 1980 में किया गया। तीसरी बार इसका प्रयोग सन 1985 में रेनॉल्ड्स के द्वारा किया गया था। चतुर्थ फिर फोर्थ बार इसका उपयोग सन 1997 में किया गया। इसका उपयोग हम कंपनी में डाटा को इधर से उधर करने में या डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए भी करते हैं।
FTP का उपयोग फाइलों को इधर से उधर या डाटा को आदान प्रदान करने में किया जाता है। My name is Anusha Soni, PGDCA first sem, subject Fundamentals of Computers। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम पैकेज एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले कार्य को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये एक सामान्य प्रोग्राम है जो किसी उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर प्रणाली में कार्य करते समय उसकी सहायता करता है, जैसे संचालन का नियंत्रण करना, डाटा का स्थानांतरण करना तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाना। तो हमारा इंटरनेट का यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइलिश शीट में जावा स्क्रिप्ट के उपयोग को बताइए। तो स्टाइलिश शीट में जावा स्क्रिप्ट के उपयोग इस प्रकार है। पहला, स्टाइलिश शीट में जावा स्क्रिप्ट में HTML डिज़ाइनरों की प्रोग्रामिंग की भाषा का अनुसंधान किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने 1995 में इस लाइव स्क्रिप्ट के नाम से संबोधित किया था। बाद में इसका नाम बदलकर जावा स्क्रिप्ट कर दिया गया। जावा स्क्रिप्ट में आंकड़ों को परखने की शक्ति होती है, जिसके द्वारा कि प्रयोगकर्ता जो फॉर्म भरता है उस फॉर्म के आंकड़ों व उसके अनुसंधान व उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो इसको आसानी से परख सकते हैं, देख सकते हैं व उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट को कई सारे प्रोग्रामिंग भाषाओं ने एक शब्द माना है, परंतु ये दोनों ही अलग अलग हैं। जावा अलग है और स्क्रिप्ट अलग है, इन दोनों शब्दों की मीनिंग भी अलग अलग है। इस प्रकार जावा स्क्रिप्ट ने कंप्यूटर के माध्यम से हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना दिया है। जावा स्क्रिप्ट कंप्यूटर से जुड़ी एक गतिविधि व प्रक्रिया है। Good morning, sir. My name is Priyanka Arya. I am from PGDCA first sem. My fourth question is what do you understand? What is video and what do you understand by video editing software? The video editing software is a process of multiplication videos and images. Video editing software by used to record videos, but it is more option to post production of design and editing raw material design in a video software. The digital file format are also preferred to edit the video. The video file can be viewed on a computer or device with the help of software. Appropriate print software uploaded video sharing website or internal access such as DVD, CD, or interface the all programming to record in a video software. मल्टीमीडिया के लाभ। मल्टीमीडिया के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है यूज़र फ्रेंडली। मल्टीमीडिया प्रणाली में कार्य करना बहुत आसान होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कार्य करने के लिए बनाई गई स्क्रीन में टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स का भी प्रयोग होता है एवं आवश्यकतानुसार ध्वनि माध्यम का भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। दूसरा है इंटरेस्टिंग। साधारण प्रणाली में कार्य करने की अपेक्षा मल्टीमीडिया प्रणाली में कार्य करना अधिक रोचक एवं इंटरेस्टिंग होता है। इस पर मल्टीमीडिया प्रणाली में कार्य करने में यूज़र को अच्छा अनुभव होता है। और तीसरा है प्रेजेंटेशन।
मल्टीमीडिया प्रणाली के अंतर्गत हम हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और इसमें मल्टीमीडिया के संपूर्ण घटकों को शामिल करके हम अपना मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बना सकते हैं एवं उसको विभिन्न माध्यमों में प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसका। और इसमें हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर पर और बड़े सिनेमा घरों में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसका अगला लाभ है शेयरिंग। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट पर भी इसका हम शेयरिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे बनाए गए प्रोजेक्ट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर देख सकें। अब उसके बाद है हेल्पफुल। घरों में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी मल्टीमीडिया का यूज़ होता है, जिसके द्वारा हम उनका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अब पोर्टेबल। अब मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को या मल्टीमीडिया फाइल को पेन ड्राइव की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। Hello sir, IT Unit 5. What is describe the MIS? MIS means Management Information System. MIS is the system designed to provide information to individual organization to make easier and for organizing to make easier organization make MIS is a group of systems that provide information various sources that it complete and make it readable. Simply put, MIS is the study of technology in organization and people. The main objective of MIS is to give information to the right person to the right person in the right place to the right place in the right form. This information is updated daily and weekly basis in their reports. MIS is not only a business condition of the organization, it is also shows why the business run good or bad. MIS, there are three type of element of management information system, such as first management, second information, third system. फोटोशॉप में फ़िल्टर मेन्यू को समझाइए। फोटोशॉप के फ़िल्टर मेन्यू में 14 विकल्प होते हैं जो अलग अलग प्रभाव को दर्शाते हैं। कुछ फ़िल्टर सीधे विकल्प को क्लिक करने पर इमेज पर लागू हो जाते हैं एवं कुछ फ़िल्टर विकल्प पर क्लिक करने पर उसका डायलॉग बॉक्स खोलते हैं। इन डायलॉग बॉक्स में कुछ उप विकल्प होते हैं। उन उप विकल्प से प्रभाव की सीमा निश्चित की जाती है। आर्टिस्टिक फिल्टर, इनकी सहायता से फाइन आर्ट या वेबसाइट प्रोजेक्ट के लिए किसी पेंटर जैसे या स्पेशल इफेक्ट को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पेंटिंग करने के लिए विभिन्न माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे पेंसिल आदि। सेकेंड, ब्लर फिल्टर्स, किसी इमेज या इमेज के हिस्से को धुंधला करने के लिए इस फिल्टर का उपयोग किया जाता है। किसी इमेज को अधिक धुंधला करने के लिए मोशन ब्लर या रेडियंट ब्लर का उपयोग किया जाता है। थर्ड, डिस्ट्रॉयड, इस विकल्प को यूज करके इमेज को अधिक कलात्मक बनाया जाता है। इसमें इन प्रभावों को विशेष कार्य में ही प्रयोग किया जाता है।
फोर्थ, क्रिस्टलाइज। इस प्रभाव में सिलेक्ट किए गए हिस्से के पिक्सल बड़े ज्यामितिक आकार में आते हैं। इन पिक्सलों का आकार बढ़ जाता है। किसी इमेज को अस्पष्ट करने या फिर उस पर बैकग्राउंड डालने के लिए इस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। अब मैं आपको आंसर करूंगी इंसर्ट टैब क्या होता है। इंसर्ट टैब MS वर्ड के अंदर सेकंड नंबर का टैब होता है, जिसके अंदर हम किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डालने, पेज को डालना तथा टेबल को डालने का काम करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर 7 ग्रुप होते हैं, जिसमें पेज को हम नए फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें 7 ग्रुप का मिलते हैं, जो सिंबल, टास्क, हेडर एंड फुटर, टेबल, ये सब से हम एक नया फॉर्मेट तैयार करके हम हमारे फाइल को बना सकते हैं। 2013 MS वर्ड 2013 के अंदर हमें यह नई सुविधा मिलती है कि हम हमारे जो पेज लेआउट है उसको एक नया तरीका या एक नया लुक दे सकें। किसी भी फाइल को तैयार करने के लिए हम फाइल का नाम को बड़े अक्षरों में लिखना चाहते हैं, तो हम इन सब टैब का यूज़ करके, इन सारे फॉर्मेट का यूज़ करके हम हमारी फाइल को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू सर। मेल मर्ज। IT यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 1, ई गवर्नेंस के प्रकार को समझाइए। ई गवर्नेंस 4 प्रकार की होती है। चारों की अलग प्रणाली और कार्य श्रृंखला होती है, जिसके अंतर्गत यह कार्य करते हैं। यह एक पूरा सिस्टम होता है जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायता करता है। इसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि के अंतर्गत होता है, तब इसे G2G कहते हैं। यह सरकारी संस्थाओं और स्थानीय सरकारी संस्थाओं एवं इनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य कार्य करती है। दूसरी, G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। जब सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार और नागरिक के मध्य होता है, तब इसे G2C कहते हैं। नागरिक और सरकार के मध्य यह इसलिए स्थापित किया गया है ताकि नागरिक सरकार द्वारा चलाई गई सेवाओं और नीतियों के बारे में जान सके। इसके साथ ही नागरिक को सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता मिलती है। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। यह सरकार और बिजनेस क्लास के मध्य बातचीत स्थापित करने के लिए होती है। इससे बिजनेस क्लास में के व्यापार के माहौल और सरकार के मध्य बातचीत में पारदर्शिता स्थापित करना इसका कार्य होता है। नंबर 4, G2E, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। किसी भी देश की सरकार एक नियोक्ता होती है जो नियमित रूप से एम्प्लॉयज़ के साथ काम करती है। जब सरकार और एम्प्लॉयज़ के मध्य बातचीत होती है तो इसे G2E कहते हैं। इसका उद्देश्य गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के मध्य तेज़ी से और अच्छे तरीके से संपर्क स्थापित करना होता है। इसके साथ ही यह एम्प्लॉयज़ को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने और उसे संतुष्टि स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। Good afternoon, sir. My name is Kirti Rathore. I am doing PGDC from ICIC Computer Center, Vidisha. The next question of multimedia with CorelDRAW is, what is SoundForce? SoundForce. It is formerly known as Sonic Foundry SoundForce and later as Sonic SoundForce. There are two versions of SoundForce. SoundForce Pro 12 released in April 2018 and SoundForce Audio Studio 13 released in January 2019. SoundForce, it is a professional sound editor or audio editor. It is recognized as the standard for sound editing in files. It is very useful file and it is widely used by a professional who needs to create and analyze sound files in fast and creative way. Thank you.